हेलो स्टूडेंट। कल तक हम लोग क्या दूसरे लॉ तक हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा। फिर क्या हुई, वही थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि अपलोडिंग की प्रॉब्लम आई है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है। देखिए क्या है कि हम इतना ज़्यादा इसको एडिट नहीं करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है हमें डालने की, क्योंकि अगर हमें क्या सिर्फ हम इस पर कंटेंट डालना चाहते हैं। और अगर थोड़ा सा अगर आप लोग ईयरफोन लगा के यूज कीजिए और बैकग्राउंड अगर कोई भी नॉइज़ आ रहा है तो हम लोग तो उसको हमेशा हर वीडियो में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो आप उतना मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो फिर देखते हैं सेकंड लॉ में क्या था। हमने यहाँ तक फार्मूला देख लिया था कि इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रतिलोम वर्ग का नियम बोलते हैं। तो इसके फार्मूले को भी हम देख लिया था, ई प्रोपोर्शनल आई अपन आर स्क्वायर। मतलब कि ई प्रोपोर्शनल तो आई होता ही है, लेकिन क्या हो जाता है अगर आई को हटा दें, यानी कि अगर वन अपन आर स्क्वायर लिखे तो यानी कि जैसा कि यहाँ पे कल देखे थे हम लोग कि यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी 1 मीटर 2 मीटर जो भी है यहाँ पे रहती है, इसको हम अगर आर से इस दूरी को दिखाएं तो यहाँ पे जो हमारा ई यानी कि प्रदीपन वो प्रोपोर्शनल किसके है, वन अपान आर स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा प्रदीपन है वो उसकी दूरी की वर्ग के इनवर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इनवर्स है क्योंकि इसके वन अपान आर स्क्वायर है और ये वर्ग भी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं और इसको आप लोग देखते रहिएगा। थर्ड लॉ देख लेते हैं। इसके थर्ड लॉ क्या है, इसको लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया था कि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या होता है, वहाँ पे दे देता है या फिर दे देता है प्रदीपन का तृतीय नियम बताइए। तो उस वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि हाँ हम लोग थोड़ी सी मेरी गले में प्रॉब्लम इसलिए कि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार प्रदीपन किए जाने वाले सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन ई उस बिंदु पर लंब और ल्यूमिन फ्लक्स की दिशा के बीच कोण को जो समानुपाती होते हैं। यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल हमारा कॉस शाई होता है, कॉस थीटा होता है। देख लीजिए सिंपल है। कोई अगर लाइट है यहाँ पे दिख इसलिए मैंने डायग्राम अच्छे से थोड़ा बनाया है। कोई लाइट है, अगर ये उसका प्लेन है, इस प्लेन से क्या हो रही है कि यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, फिर इधर जा रही है, एक एंगल बना रही है, एक एंगल ड्रॉ कर रही है, जिसको हमने यहाँ पे कॉस मतलब कॉस थीटा से दिखाया गया है। तो उसकी क्या दे रहा है कि जो हमारा यहाँ पे क्या है प्रदीपन है, यानी कि हम जो इस सतह पे हमारा जो प्रदीपन है यानी ल्यूमिनस है, प्रकाश के जो प्रदीपन है वो क्या हो जाता है, वो सीधे समानुपाती हो जाता है हमारे कॉस थीटा के। यानी कि जो इसके बीच जो कोण बन रहा है हमारे यहाँ पे एक थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा डैश मान लीजिए, दो कोण बने, एक इधर एंगल बन रहा है एक इधर। मतलब इस पर कोई भी अगर हमारा लाइट पड़ रहा है, मतलब अगर यहाँ से लाइट निकल रही है फिर लाइट पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम एक एंगल बनेगा, वो एंगल, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं अगर कोई हमारा बल्ब है कोई अगर बल्ब है यहाँ पे, अगर ये हमारा कोई एक बल्ब है, अगर यहाँ से कोई लाइट निकल रही है, कोई लाइट निकल रही तो ये जहाँ जाएगी एक एंगल बनाएगी। मान लो यहाँ पे 60 का बना, यहाँ 30 का बना, तो यहाँ पे कर लेंगे मतलब जो हमारा प्रदीपन यानी कि जो हमारा इल्यूमिनेशन है वो ई सीधे प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के। तो ये याद रखिएगा। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, और डायग्राम थोड़ा आप लोग एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि डायग्राम थोड़ा क्लियर हो जाए आप लोगों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट अरेंजमेंट। हम जो लाइट का अरेंजमेंट करते हैं वो किस प्रकार करते हैं या फिर कैसे करते हैं, वो इसमें अब जानना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कि प्रकाश योजनाओं का वर्गीकरण कीजिए, या फिर कभी कभी हम कहीं कंपनी में काम करें तो हमें पता नहीं रहता, वो हमसे पूछ लेता है कि अच्छा अगर यहाँ पे ये लाइट लगाना हो तो इसका अरेंजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे। तो देख सकते हैं कि कुछ इसके वर्गीकरण कुछ टाइप से होते हैं इसके। पहला क्या देख रहे हैं इसमें, आंतरिक प्रदीपन देख रहे हैं, मतलब इंटरनल इल्यूमिनेशन देख रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत घरों में, आधुनिक फ्लैटों, सार्वजनिक भवनों, मंदिर, अस्पताल, सिनेमा हॉल, दुकानों आदि जगह पे प्रदीपन आता है। मतलब कि जो हमारा इंटरनल इल्यूमिनेशन है वो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, अपने फ्लैट में यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लैट हमारा घर की तरह ही होता है। तो कोई इसमें बात नहीं है। हम भवनों में इस्तेमाल करते हैं, मंदिर में इस्तेमाल करते हैं, अस्पताल, मतलब ऐसी जगह में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे क्या होगा कि अंदर की तरफ हमें लाइट लगानी होती है, उसे हम आंतरिक प्रदीपन कहते हैं। वो समझ रहे हैं आप नाम से कि आंतरिक प्रदीपन लिखा हो, यानी कि अंदर की तरफ हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी है, तो इसलिए हम उसको देख सकते हैं। अब उसमें क्या है कि एग्जाम्पल भी इसीलिए मैंने लिख दिया है। आगे क्या है, बाह्य प्रदीपन है,
बाह्य प्रदीपन भी देख लीजिए कि अब देखिए नाम से ही क्लियर है कि अगर वो आंतरिक है, ये बाह्य यानी कि बाह्य मतलब बाहर लगेंगे। जैसे देखिए क्या लिखा गया है इसमें कि बाग बगीचे में भवनों में, जैसे बाहरी भवन में क्या है, हम घर के बाहर भी लाइट लगाते हैं, वहाँ पे भी लगाते हैं। बाग बगीचे, खेल कूद के स्थान पे, गोदी बंदरगाह, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं हम, या फिर रेलवे में, रेलवे की साइड्स में जो लगे लाइट लगे रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो बाहरी। आप दोनों क्लियर रखिए कि हमारे पास जो हमारा एक प्रकाश योजना के वर्गीकरण दो होते हैं, वो भी पहले दिमाग में रखिएगा कि एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। आंतरिक क्या होता है, जो हम अंदर मतलब घरेलू के लिए या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हमें अंदर की तरफ लाइट लगाना हो, या फिर जहाँ पे बाहर का कांटेक्ट कम हो, वो हमारा आंतरिक प्रदीपन हो जाता है। जैसे मंदिर में, अस्पताल में, भवन में, सिनेमा हॉल में, दुकान में, तो उन जगह पे आंतरिक लगता है। लेकिन बाह्य प्रदीपन क्या हो जाता है, एक्सटीरियर या फिर एक्सटर्नल, जो भी आप बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं। जहाँ पे खेल का मैदान हुआ, बाग बगीचे हुए, बंदरगाहों पे, तो वहाँ पे क्या हम लगाते हैं, वहाँ पे हम एक्सटीरियर या फिर एक्सटर्नल इल्यूमिनेशन का वहाँ पे सिस्टम लगाते हैं। तो दोनों आप लोग क्लियर रखिएगा कि अगर कोई पूछ ले कि हम लाइट का अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो आप सोचिएगा कि हाँ ये खुला जगह है तो वहाँ पे हम एक्सटर्नल कर सकते हैं, बंद जगह है तो वहाँ पे हम इंटरनल इल्यूमिनेशन कर सकते हैं। एक इसमें और है, होता तो दो ही बेसिकली है, लेकिन एक और इसमें इंक्लूड किया गया, तो उसको भी आपको जानना जरूरी है कि सार्वजनिक मार्गों व मुख्य मार्गों के का प्रदीपन, जैसे कि सड़कों में, सड़कों के साइड में लगे लगे होते हैं कस्बों में, वहाँ पे जो लाइट, इस समय देख रहे हैं ना कि हर जगह एलईडी वाली पूरे पाइप पे एलईडी लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो सार्वजनिक हो जाती है। नाम से क्लियर कि सार्वजनिक मतलब ऐसी जगह जहाँ सभी लोग आते जाते हों, वही हमारा जो वहाँ पे हम लाइट यूज कर रहे हैं वो हमारा सार्वजनिक लाइट हो गया। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे है आंतरिक प्रदीपन का वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल इल्यूमिनेशन, सॉरी इल्यूमिनेशन। अब इसके भी क्या है, इंटरनल के टाइप्स होंगे कुछ, एक्सटर्नल के कुछ टाइप होंगे। तो देखिए क्या है कि इंटरनल के हमारे दो टाइप होते हैं बेसिकली, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट वाला देख लेते हैं। डायरेक्ट में क्या लिखा गया है, तो जो हमारा डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम होता है या फिर जो योजना होती है, इसमें देख सकते हैं कि लिखा गया प्रत्यक्ष प्रकाश योजना, प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश सीधा प्रदीप की ओर या उसकी सतह पर डाला जाता है विभिन्न प्रकाश के रिफ्लेक्टरों की सहायता से, चित्रानुसार जो भी है। अब देखिए इसमें याद रखने की बात यह है कि प्रकाश का 90% तक प्रकाश सीधे सतह पर ही प्राप्त होता है। डायग्राम यहाँ एक दिखाते हैं आपको डायरेक्ट का। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई हमने बल्ब लगाया, ये हमारा कोई एक प्लेन मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ये हमें 90 डिग्री तक, क्या हो जाता है, 90 डिग्री तक हमें ये प्रदीपन करने के लिए, फिर लाइट देने के लिए समर्थ होता है। तो अगर हमने कोई लाइट लगा तो इसका सीधा क्या एक सतह पे पड़ता है, एक सतह पे जब पड़ता है तो उसके आसपास या फिर चारों तरफ कुछ एंगल्स में, जैसे कि क्या होता है, अब इसके ऊपर तो क्लियर लाइट नहीं आ सकती, आएगा तो जरूर लाइट थोड़े बहुत, लेकिन बहुत क्लियर, यानी कि 90 डिग्री तक ये सीधी सतह पर हमें प्रकाश दे सकता है, जो रिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हैं या फिर जो भी है, इसका यूज़ करके हम क्या मतलब क्लियर पढ़ सकते हैं। मतलब डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी लाइट हमारे पास है, अगर हम उसको ऑन करते हैं तो क्या हो जाती है, उसका सीधा सतह पर क्या हो जाएगा, सीधा सतह पर उसका प्रदीपन होगा, और वो 90 डिग्री तक क्या कर सकता है वो, या फिर 90% प्रकाश का 90 डिग्री तक तो वो कर ही सकता है प्रकाश का। लेकिन हमारा जो 90% मतलब अगर हमारे लाइट का 100% मान लेते हैं कि इल्यूमिनेशन या फिर ज्योति की तीव्रता है, तो हमारा क्या 90% इस तल पे मिलेगा, 90% इस तल पे मिलेगा, और 10% इधर उधर मिलेगा। यानी कि अगर हम किसी भी लाइट के नीचे, अरे आप खुद महसूस करेंगे कभी, या फिर आप महसूस कीजिए किसी लाइट के नीचे आप बैठ जाइए, तो सबसे आंशिक भाग लाइट का आपके ऊपर पड़ता है, थोड़ा आपसे साइड में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का पड़ेगा, लेकिन आप जहाँ बैठे हैं उस अगर सीधे उस लाइट के कांटेक्ट में बैठे हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा पड़ता है। इसके एप्लीकेशन देख लीजिए, इसके एप्लीकेशन पे लिखा है, एप्लीकेशन नहीं है क्या, एक तरह से है कि किसकी मदद से हम वो 90% तक सीधे सतह पे पा सकते हैं, रिफ्लेक्टर की मदद से, लैंप रॉड की वजह से, ग्लोब से, इन सब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, 90% सीधे सतह पे पा सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है। इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का मतलब क्या, सेम उसका उल्टा हो जाएगा, सेम उसका उल्टा ये हो जाएगा कि अगर सेम उसका उल्टा है, अगर मैंने ये लाइट इधर से लगाया हुआ है तो 90% इधर हुआ, लेकिन अगर इसी लाइट को हम उल्टा लगा दें, उल्टा लगा देने का मतलब क्या हो जाएगा कि 10% वो सीधे जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो 90% हमारा जो भाग हो जाएगा वो इधर उधर, यानी कि प्रदीपन का 90% भाग इधर उधर मिलेगा और 10% हमें सीधे मिलेगा। यानी कि आप क्लियर रखिएगा कि जो हमारा इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है और डायरेक्ट
लाइटिंग स्कीम में क्या होगा, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में 90% हमें सीधे तल पे मिलता है और इनडायरेक्ट में हमें 10% हमें तल पे मिलता है। ये क्लियर रखिएगा आप लोग। कुछ और भी यहाँ पे हैं देख लेते हैं। जैसे उसमें भी था, जैसे तीसरा हमारा सेमी डायरेक्ट लाइटिंग है या फिर सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग है या फिर जनरल लाइटिंग स्कीम है। कोई इसका यूज नहीं है, कोई मतलब इसका नहीं है, तो फिर इसमें अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल अगर कहीं आता है या फिर जैसे ही हम इसमें लाइटिंग स्टार्ट करते हैं बल्ब या फिर जो भी हम लैंप पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर इसको कर देंगे हम, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा अगला पॉइंट, देखिए अगला पॉइंट ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अगला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो क्या है कि पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ बेकार होगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ या फिर पूरे चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो लैंप है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्लियरली 10 नंबर में, 5 नंबर में या फिर कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में क्लियर वो लैंप पे ही पूछ लेता है कि उसकी दक्षता कितनी होती है, उसका वेपराइजेशन क्या होता है, टाइमिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्लियर पूछ लेता है वहाँ पे। तो देखिए हमारी इलेक्ट्रिक लैंप क्या है, आजकल सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक लैंप ही है। जैसे कि हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। वो दीपन लैंप है, आर्क लैंप है और गैसीय विसर्जन लैंप है। तो इन तीनों